नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस के साथ साथ बिलियर्ड्स की भी खबर है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे T20 क्रिकेट मैच में हराकर श्रृंखला 2-1 से की अपने नाम। रैंकिंग में शीर्ष स्थान रखा बरकरार। हंग थिन फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट में कल भारत का सामना वियतनाम से। टीम वर्ल्ड ने जीता लेवर कप टेनिस टूर्नामेंट। और पंकज आडवाणी, सौरभ कोठारी और ध्रुव सितवाला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में सीधा प्रवेश। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। कल रात हैदराबाद में तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 186 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंद में 69 रन और विराट कोहली ने 48 गेंद में 63 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अक्षर पटेल को श्रृंखला में 8 विकेट लेने पर श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही भारत ने एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक T20 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले पाकिस्तान ने 2021 में 20 मैच जीतने का कीर्तिमान बनाया था। मनोज, सबसे पहले अगर इस मुकाबले पर भारत के एंगल से बात करें तो अच्छी चीज ये हुई कि विराट कोहली एक बार फिर अपने प्राइम टच के आसपास दिख रहे हैं, जो T20 विश्व कप के लिहाज से बहुत जरूरी था। जी हां, बिल्कुल। एशिया कप में उन्होंने इसका एक ट्रेलर भी दिखा दिया था और उस पर एक अच्छी खासी उन्होंने आधारशिला रखी और बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। आक्रामक खेले, जहां जरूरत थी वहां धैर्य का भी परिचय दिया। और अब ये तय हो गया है कि आप 13, 14, 15 ओवर तक अगर कोई टॉप जो हमारा शीर्ष क्रम है उसका कोई खिलाड़ी टिकता है तो दूसरे छोर पर हमारे पास हिटिंग करने के लिए कई खिलाड़ी मौजूद हैं और इन दोनों का तालमेल आपको विश्व कप की तरफ ले जाएगा। जो 15 साल हो गए हैं विश्व कप जीते हुए भारत को, लेकिन वहीं कुछ एक अनुत्तरित सवाल भी हैं, खासकर गेंदबाजी में। जी हां, बिल्कुल। आप जहां जिक्र कर रहे हैं उस पर आएंगे। सूर्य कुमार यादव जिस फॉर्म में खेल रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा बोनस होने वाला है। जी हां, बिल्कुल। 360 डिग्री प्लेयर, और मैं तो कहूंगा कि बीच बीच में अगर कहीं प्रयोग करना हो तो उनको आप ओपन भी करा सकते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी मुझे कि इस टूर्नामेंट पे, जैसा कि रोहित शर्मा ने बीच में संकेत भी दिया था कि विराट कोहली भी ओपन कर सकते हैं, तो अगर सूर्य कुमार यादव से ओपन कराएंगे तो मुझे लगता है बेहतर परिणाम होंगे, क्योंकि आज पावर प्ले और डेथ ओवर ये निर्णायक साबित हो रहे हैं जितनी भी सीरीज हो रही हैं। और पावर प्ले में आप जितने अधिक रन बटोर सकें उतना ही भारत के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप 1 या 2 विकेट खोकर भी अगर 70 के आसपास या 65 के आसपास भी रन बनाते हैं तो आप अपनी जीत की काफी हद तक आधारशिला तैयार कर लेते हैं। एक बात यहां पर, इससे पहले गेंदबाजी पर चलें, एक चर्चा कर लेते हैं आपसे कि जो दिनेश कार्तिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। श्रृंखला के बाद कहा गया कि वर्ल्ड कप से पहले कार्तिक को कुछ और मौके दिए जाएंगे। दूसरे मैच में 2 गेंद में 10 रन बनाए, मैच फिनिश किया। जहां मैच फिनिश करना था तीसरे में 4 गेंदों पर 5 रन की जरूरत थी, जब वो आए थे 1 गेंद पर 1 रन लिया। यहां ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से जो चूजिंग ऑप्शन है, कैसे देखते हैं, कितना डिफिकल्ट होगा टीम मैनेजमेंट के लिए? काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर दोनों को एक साथ खिलाना है तो आपको फिर वही समझौता करना पड़ेगा जो 2021 के T20 वर्ल्ड कप में आपने किया था। 5 गेंदबाजों के साथ आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ छठा आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। और ऐसी स्थिति में मैं तो कहूंगा छठा ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कब किसकी मार पड़ जाए, कब किसको बहुत ज्यादा रन बने, कुछ नहीं कहा जा सकता। T20 क्रिकेट में सब कुछ मुमकिन है। तो मैं तो यही कहूंगा कि दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को ही खिलाया जाए। सिर्फ एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होने की वजह से उनको तरजीह दी जाए किसी खिलाड़ी को, और वैसे भी जिसका प्रदर्शन बहुत शानदार या बहुत आला दर्जे का ना रहा हो इस फॉर्मेट में खासकर। जी हां, बिल्कुल। अब गेंदबाजी की बात करें। कहते हैं मनोज की सावन के अंधे को हर चीज हरा हरा ही दिखता है, और जब जीत होती है तो बहुत सारी कमियां छिप जाती हैं। जो डेथ ओवर्स की बॉलिंग है भारत की इस श्रृंखला में उजागर होकर आई कि भुवनेश्वर कुमार के पास अब वो यॉर्कर नहीं दिख रहा। इस आईपीएल में वो काफी सटीक यॉर्कर डालते नजर आए थे, बुमराह थे नहीं। ऐसे में क्या लगता है कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? देखिए, मैं तो कहूंगा 1 या 2 या 3 मैचों के आधार पर आप पूरी तरह से किसी भी खिलाड़ी को खारिज नहीं कर सकते। हमारी पब्लिक मेमोरी इतनी छोटी होती है, हम भूल जाते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ इसी खिलाड़ी ने 25 रन देकर 4 विकेट लिए थे और
5 विकेट 4 रन देकर उन्होंने हासिल किए थे। 4 विकेट 5 रन अफगानिस्तान के साथ जी। तो एक उम्दा प्रदर्शन एक खिलाड़ी करता आ रहा है। और अब क्योंकि आपकी बात ठीक है कि वैसी यॉर्कर कहां चली गई उनकी, या हर्षल पटेल का पिछला मैच छोड़ दें, ये वाला मैच, इससे पहले जिस तरह की उनकी गेंदबाजी रही, जिस तरह से उन्होंने लगता है कि अपने जो कटर, स्लोअर, वो सब उनकी गायब होती हुई दिखाई दे रही हैं। स्लोअर बिल्कुल उनकी बेअसर साबित हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ऑप्शन एक विकल्प आपको खुला रखना चाहिए, और भारतीय टीम प्रबंधन ने रखा भी है। अब शमी बेशक उनका दुर्भाग्य था कि वो बीमार पड़ गए, कोविड के शिकार हो गए, लेकिन उसके साथ अभी दीपक चाहर मौजूद हैं। मुझे लगता है कि ये खतरे की घंटी हो सकती है दोनों में से किसी एक खिलाड़ी के लिए। अगर कोई बड़ा बदलाव करना पड़े तो भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए। टी नटराजन के बारे में चयन करता हूं कि सोच पर क्या कहेंगे। बढ़िया आईपीएल घटा था, उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी गए थे, वहां भी बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन जब मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट की बात आई तो उमेश यादव को तरजीह दी गई। जी हाँ, बिल्कुल। और क्योंकि एक अर्शदीप मौजूद हैं भारतीय टीम में T20 वर्ल्ड कप के लिए, हालांकि सीरीज में नहीं खेले हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपको खेलते हुए वो जरूर दिखेंगे। लेकिन अब यहाँ भारतीय टीम प्रबंधन थोड़ा संतुलन भी बनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से लोअर ऑर्डर इतना कमजोर ना हो जाए कि अगर कहीं शीर्ष क्रम्स के बल्लेबाज ना चल पाएं, या बीच के जो बल्लेबाज हैं, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो, हार्दिक पांड्या हो, हर बार ही ये मैच जितवाएंगे, संभव नहीं होता। तो अगर लोअर ऑर्डर में आपके पास दीपक चाहर जैसे कोई विकल्प हो, या कोई अक्षर पटेल जैसे अब हमारे पास मौजूद हैं, तो बेहतर स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कि ये तालमेल बिठाने की कोशिश हो रही है कि या आर अश्विन को मौका मिल सकता है आने वाले समय में। तो हमारे पास विकल्पों की कमी नहीं है। अश्विन को तभी खिलाया जाएगा जब अपोनेंट टीम में ज्यादा बाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे। आज आईसीसी की ताजा क्रिकेट रैंकिंग जारी हुई है। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत ने 2-1 से जीत दर्ज कर आईसीसी रैंकिंग में अपनी बादशाहत बरकरार रखी है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया अब 268 अंक के साथ पहले पायदान पर है। भारत ने दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड पर 7 अंक की बढ़त बना ली है। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलियाई टीम की, तो भारत के खिलाफ श्रृंखला गंवाने के बाद टीम को 1 पॉइंट का नुकसान हुआ है और वो 6ठे पायदान पर पहुंच गई है। अन्य टीमों की बात करें तो केन विलियमसन की अगुवाई वाली न्यूजीलैंड की टीम 5वें स्थान पर है। वेस्टइंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 7वें, 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर है। अब बात करते हैं पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के रोमांचक T20 मुकाबले की। पाकिस्तान ने अंतिम 2 ओवर में इंग्लैंड के लचर प्रदर्शन का फायदा उठाकर चौथे मैच में उससे जीत छीनकर 7 मैचों की T20 श्रृंखला में 2-2 की बराबरी कर ली है। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 88 रन की पारी के दम पर अपनी टीम को 166 रन के लक्ष्य तक पहुंचाया। जवाब में इंग्लैंड को चौथे मैच में 18 गेंद में 33 रन की एक समय जरूरत थी, लेकिन लियाम डॉसन ने तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन के डाले 18वें ओवर में 4 चौके और 1 छक्के समेत 24 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने 19वें ओवर में हारिस राउफ को चौका लगाया। उस समय इंग्लैंड को 10 गेंद में 5 रन चाहिए थे और उसके 3 विकेट बाकी थे। राउफ ने हालांकि डॉसन को मिड विकेट पर कैच करवाया और T20 में पदार्पण कर रहे ओली स्टोन को खाता भी नहीं खोलने दिया। अंतिम ओवर में इंग्लैंड को 4 रन चाहिए थे, लेकिन रेसी टॉपले रन आउट हो गए और पाकिस्तान ने 4 गेंद बाकी रहते 3 रन से जीत दर्ज कर ली। मनोज, जब 18वें ओवर में 24 रन बने तो लगा कि पाकिस्तान मुकाबले से बाहर हो गया, लेकिन उसके बाद हारिस राउफ ने वो सारी कमी की भरपाई कर दी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करके। मैं तो ये कहूंगा कि 11 से 19 ओवर के बीच में केवल 3 बाउंड्री लगी हैं। जब आपके पास इतनी सारी विकेट बाकी हैं, 18 ओवर की समाप्ति पर आपके पास 9 विकेट बाकी हैं, तो आप उन विकेटों को क्या घर लेकर जाएंगे? आप बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो मुझे लगता है एक्सेलरेट करना पाकिस्तान को अभी सीखना होगा। अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें, आसिफ अली को सिर्फ 3 गेंदें मिली, उसी पर उन्होंने 2 छक्के लगा दिए, 13 रन बना लिए। नवाज हैं आपके पास खुशदिल हैं। खुशदिल शाह बेशक वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं। तो पावर हिटरों को उनसे क्या गुस्ताखी हो गई? उन्हें कम से कम आप 2 ओवर या 3 ओवर तो खेलने दीजिए। अगर आप उनको 3 या 4 गेंदें ही देनी है, या तो आप खुद पावर हिटिंग करें तो बात समझ में आती है। आपसे 11 ओवर के और 19 ओवर के बीच में सिर्फ 3 बाउंड्री लग रही हैं। तो ये मुझे लगता है थोड़ी सोच पाकिस्तान को बदलने की जरूरत है। रिजवान की अगर बात करें तो बहुत समय से अपने प्राइम फॉर्म में खेल रहे हैं और लग रहा है कि जो बाबर आजम की थोड़ी सी फॉर्म गड़बड़ हुई है,
चाहे एशिया कप में भी उनसे रन नहीं बने और इस श्रृंखला में भी वो बहुत ज्यादा टॉप फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, वो कमी की भरपाई कर दे रहे हैं रिजवान। जी हाँ, इसीलिए तो बाबर आजम अब रैंकिंग में जो टॉप पर रहते थे अब वो चौथे नंबर पर लुढ़क गए हैं और सूर्य कुमार यादव भी उनसे आगे हो गए हैं और मार्करम भी उनसे आगे हो गए हैं। तो अगर आप देखें तो 4 मैचों में 3 हाफ सेंचुरी, एक 88 का स्कोर, एक 88 नॉट आउट का स्कोर और एक 66 रन उन्होंने जो बनाए हैं। उसके अलावा भारत और हांगकांग के खिलाफ जो उन्होंने शानदार 70+ की जो पारियां खेली हैं वास्तव में बेजोड़ हैं। हम तो उनको एक ऑन साइड का प्लेयर समझते थे, अब तो पता चला कि वो कट भी करने लग गए हैं बहुत अच्छे। मैंने तो पहली बार एशिया कप में उन्हें कट करते हुए देखा, इससे पहले तो वो उन पर यही छाप लगी हुई थी कि वो स्वीप शॉट खेलते हैं, ज्यादा मिड विकेट की ओर उनकी बाउंड्रीज जाती हैं, लेकिन उनमें बहुत वैरायटी है और सही दिशा में चल रहा है पाकिस्तान। बस कमियां यही हैं कि स्लॉग ओवर जो हम जिस तरह से जूझ रहे हैं वो भी जूझ रहे हैं स्लॉग ओवर्स में, खूब रन पड़वा रहे हैं और एक्सेलरेट उन्हें करना ही होगा। अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करना ही होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि बाकी बचे मुकाबले में दोनों टीमों के बीच ऐसे ही रोमांचक संघर्ष देखने को मिलेगा। यूएई के साथ 2 T20 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने जीत दर्ज की है। मेहमान टीम ने दुबई में खेले गए इस मुकाबले को 7 रन से जीत लिया। पहले खेलते हुए बांग्लादेश ने 5 विकेट पर 158 रन बनाए। अफीफ हुसैन ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने नाबाद 77 रन की पारी खेली। नूरुल हसन ने भी नाबाद 35 रन बनाए। जवाब में खेलते हुए यूएई की टीम 2 गेंद शीर्ष रहते 151 रन पर सिमट गई। शोरिफुल इस्लाम और मेहदी हसन ने 3-3 विकेट लिए। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की क्वालिफायर टूर्नामेंट के फाइनल में बांग्लादेश ने आयरलैंड को 7 रन से हराकर खिताब जीत लिया है। फाइनल में पहुंचते ही दोनों टीमों ने अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होने वाले T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया था। फाइनल में बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 120 का स्कोर बनाया। फरजाना हक ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। जवाब में आयरलैंड की टीम 9 विकेट पर 113 रन ही बना सकी। रुमाना अहमद ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। जिम्बाब्वे ने थाईलैंड को 7 रन से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। पापुआ न्यू गिनी ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हराकर 5वां स्थान हासिल किया। मेजबान यूएई ने अमेरिका को 5 विकेट से हराकर 7वां स्थान हासिल किया। 2023 महिला विश्व कप का आयोजन 9 से 26 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीका में होना है। मेजबान दक्षिण अफ्रीका के अलावा टूर्नामेंट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के साथ क्वालिफायर से क्वालिफाई करने वाली बांग्लादेश और आयरलैंड की टीम शामिल है। क्रिकेट के बाद बात करते हैं फुटबॉल की। हंग थिन फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट में कल भारत का सामना वियतनाम से होना है। ये मैच वियतनाम के थोंग नहाट स्टेडियम में खेला जाएगा। वियतनाम की टीम पहले मैच में सिंगापुर को 4-0 से हराने के बाद आत्मविश्वास से भरी है और भारतीय टीम को उसके खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। भारतीय टीम को वियतनाम दौरे पर 2 फ्रेंडली मैच खेलने हैं, जिसके पहले मैच में भारत और सिंगापुर के मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था। मनोज, सबको पता है कि जो एशिया कप होने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर ये फ्रेंडली मैच काफी अहम हो जाते हैं। कैसे देखते हैं कल होने वाले मुकाबले को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें झटका लगा है। एक हम सिंगापुर जो कि हमसे रैंकिंग में बहुत नीचे की टीम है, जिसे हमने कुछ वर्षों पहले हराया भी है और उसको हम हरा नहीं पाए हैं। बहुत अच्छे मौके मिले थे, एक से बढ़कर एक मौके थे, लेकिन वो आसान मौके भी हम चूकते चले गए और 1-1 से मैच बराबरी पर रहा। इसी सिंगापुर टीम को वियतनाम की टीम ने 4-0 से हराया। इससे आप वियतनाम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसकी रैंकिंग हमसे बेहतर है और होम स्पोर्ट जो है घरेलू दर्शकों का भी उनको लाभ होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में सुनील छेत्री की टीम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ईशान पंडिता की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वहां में जो हमारे कोच हैं, जैसे उनका बयान आया है कि कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने डिफेंस का पूरी तरह से अपने गोल की हिफाजत करें। यानी काफी उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि रक्षात्मक खेल भारत की तरफ से रहेगा, अपने गोल के बचाव पर ज्यादा केंद्रित रहेंगे और मौके मिलते ही वो आगे बढ़ने में भी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, तो उम्मीद यह है कि कल टीम इंडिया फुटबॉल के ग्राउंड पर काउंटर अटैक वाला खेल खेलेगी और देखना होगा कि जीत किसकी होती है। अब बात करते हैं टेनिस की। टीम वर्ल्ड ने टेनिस की दुनिया के सबसे खास प्रतियोगिताओं में से एक लेवर कप अपने नाम कर लिया है। रिपोर्ट के साथ हैं नीलम मलकानिया। टीम वर्ल्ड ने टेनिस की दुनिया की सबसे खास प्रतियोगिता लेवर कप को अपने नाम कर लिया है।
लंदन के O2 स्टेडियम में टूर्नामेंट के तीसरे दिन टीम वर्ल्ड के युवा खिलाड़ियों ने टीम यूरोप के खिलाफ शुरुआती तीनों मैच जीतते हुए 13-8 के स्कोर के साथ टूर्नामेंट जीत लिया। 2017 में लेवर कप के शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जहां इस प्रतियोगिता को टीम वर्ल्ड ने जीता है। टूर्नामेंट के दूसरे दिन के अंत पर टीम यूरोप 8-4 की बढ़त के साथ आगे थी। तीसरे दिन हर मैच को जीतने के 3-3 अंक मिलने वाले थे। पहला मैच डबल्स का था जिसमें टीम यूरोप के एंडी मरे और मतेओ बेरेतनी का सामना टीम वर्ल्ड के फेलिक्स अलियासीमे और जैक सॉक की जोड़ी से था। अलियासीमे सॉक ने ये मैच 2-6, 6-3, 10-8 से जीता और टीम को 3 अंक दिलाए। इसके बाद हुए सिंगल्स मैच में पूर्व विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच को फेलिक्स अलियासीमे ने चौंकाया और 6-3, 7-6 से हराया। जोकोविच के इतने लंबे करियर में पहली बार उन्हें कनाडा के किसी खिलाड़ी के खिलाफ हार मिली। इस जीत के बाद टीम वर्ल्ड को 3 अंक और मिले और टीम 10-8 से आगे हो गई। अगले मैच में फ्रांसिस टियाफो और विश्व नंबर 6 स्टेफानोस सित्सिपास का सामना हुआ। सित्सिपास को टीम यूरोप को टूर्नामेंट में बनाए रखने के लिए मैच जीतना जरूरी था। ऐसे में उन्होंने टियाफो के खिलाफ पहला सेट 6-1 से जीता तो लगा कि वो ये मैच अपने नाम कर लेंगे, लेकिन टियाफो ने बेहतरीन वापसी कर दूसरा सेट 7-6 से जीता और फिर तीसरे सेट में 10-8 से जीत दर्ज कर मैच और प्रतियोगिता की ट्रॉफी टीम वर्ल्ड को दिला दी। साल 2017 में पहली बार आयोजित हुए लेवर कप को टीम यूरोप ने 15-9 से जीता था। 2018 में यूरोप ने 13-8 से जीत दर्ज की थी। साल 2019 में टीम यूरोप 13-11 के नजदीकी अंतर से जीती थी, जबकि पिछले साल टीम यूरोप ने 14-1 से खिताब जीता था। लेकिन इस बार युवा खिलाड़ियों से सजी टीम वर्ल्ड ने फेडरर, नडाल, जोकोविच, मरे, कैस्परर, सित्सिपास और मतेओ बेरेतनी जैसे टॉप खिलाड़ियों से सजी टीम को हराकर इतिहास रच दिया। टीम की जीत के बाद कप्तान जॉन मैकेनेरो बेहद खुश और भावुक नजर आए। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। टेनिस के लिहाज से देखें मनोज तो एक बड़ा उलटफेर कहेंगे इसे। जी हाँ, बिल्कुल उलटफेर कहेंगे। जो टीम पहले कभी जीती ना हो और वो जीत जाए, और वो भी पिछली चैंपियन को हराकर जीते, क्योंकि टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच में ये मुकाबले होते हैं। और खासकर अगर देखें तो फेलिक्स ऑगर, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस जीत में, जिन्होंने न सिर्फ डबल्स का मुकाबला जीता, कनाडा के खिलाड़ी हैं और पिछले साल यूएस ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। और उन्होंने जिस तरह से पहले डबल्स में हराया एंडी मरे सामने, जो कि पूर्व ओलंपिक चैंपियन भी रहे हैं, उनकी जोड़ी को हराया, और उसके बाद नोवाक जोकोविच को भी उन्होंने हराकर, जो कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी रहे हैं लंबे समय से। तो इस तरह से उनका बहुत बड़ा योगदान। और आखिरी दिन जिसे कहते हैं जो मारे सो मीर, आपने जो 3 अंक मिलते हैं आपको एक जीत पर, तो तीसरे दिन बिल्कुल ही काम तमाम कर दिया पिछड़ने के बाद, शानदार वापसी करते हुए टीम वर्ल्ड ने। मनोज, लेवर कप भले टीम वर्ल्ड ने जीत लिया, लेकिन आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में ये टूर्नामेंट इसलिए भी याद किया जाएगा कि ये रॉजर फेडरर का अंतिम टूर्नामेंट था। जीत नहीं मिली, लेकिन जिस भावुक अंदाज में उन्हें खिलाड़ियों ने विदा किया वो लंबे समय तक जहन में रहेगा। बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं जी। अगर आप देखें, आप फेडरर और नडाल जो चिर प्रतिद्वंदी थे, एक साथ खेलते हुए दिखे और उन्हें विदाई देते हुए नडाल की आंखों में आंसू थे, और जो भी वो लम्हा देख रहा था मैदान पर या टीवी पर, वो बहुत भावुक हो गया था। क्योंकि हमने एक फेडरर का युग देखा है, पूरा एक ऐसा युग जिसमें वो हार्ड कोर्ट के और ग्लास कोर्ट के तो बेताज बादशाह थे ही, लेकिन उन्होंने बजरी, जो लाल बजरी के जो बादशाह थे, उनको भी तगड़ी चुनौती दी है और उनको भी शिकस्त दी है एक मौके पर फ्रेंच ओपन के फाइनल में। जी हां, तो लेवर कप भले ही टीम वर्ल्ड ने जीत लिया, लेकिन लंबे समय तक लोगों के जहन में फेडरर का अंतिम मैच और उनके आंखों में आंसू याद आते रहेंगे। भारत के चोटी के खिलाड़ियों पंकज आडवाणी, सौरभ कोठारी और ध्रुव सितवाला को कुआलालंपुर में 4 से 8 अक्टूबर तक होने वाले IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में सीधा प्रवेश दिया गया है। भारत के जो अन्य खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनमें ध्वज हरिया, लौकिक पाथारे, एस कृष्णना और रेहान शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के कारण इस प्रतियोगिता का आयोजन 2 साल के बाद किया जा रहा है, जिसमें म्यांमार, सिंगापुर, भारत, वियतनाम, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और अन्य देशों के शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पिछली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन 2019 में म्यांमार में किया गया था। इस साल ये प्रतियोगिता 150 से अधिक अंक के प्रारूप में खेली जाएगी।
मनोज, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो स्पोर्ट्स कैन में आज इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।